नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अभी तक की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने और सबसे पहले बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, जिसमें रिया चक्रवर्ती से इस वक्त ईडी पूछताछ कर रही है। जहां सुबह खबर थी कि रिया चक्रवर्ती ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके बाद रिया की इस अपील को खारिज किया गया और अब रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले, उनके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए के गबन का ये पूरा मामला है जिस पर पूछताछ हो रही है। वहीं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की फर्जी और गलत डिप्रेशन की थ्योरी गढ़ी थी। बिहार पुलिस का कहना है कि रिया और उनके परिजनों ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को हड़पने का मकसद था उनका और सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी कहानी तैयार की गई। बिहार सरकार की ओर से दाखिल जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सुशांत फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे जैविक खेती करें। इसी वजह से रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल करना शुरू किया और धमकाया कि वो सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया के सामने ले आएंगे और उसे मानसिक तौर पर बीमार साबित कर देंगे और कभी भी फिर उसे काम नहीं मिलेगा। बिहार सरकार ने हलफनामे में बताया है कि 8 जून को रिया ने अपने साथ पैसे, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और ज्वेलरी लेकर वे चली गई थी और कुछ महत्वपूर्ण कागज भी अपने पास रखे। मृतक सुशांत की अपनी बहन को सुशांत ने पहले बताया था कि रिया ने फंसाने की उन्हें धमकी दी है और पुलिस को जांच में यह भी अब पता चला है कि मुखबिर ने बताया कि मृतक के कोटक बैंक खाते से 17 करोड़ रुपए उसके अंदर थे और 15 करोड़ रुपए ऐसे व्यक्ति के खाते के अंदर ट्रांसफर किए गए जो सुशांत से जुड़ा नहीं था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक प्रतिभाशाली कलाकार की मौत हुई है और ऐसे में मौत के पीछे की सच्चाई सामने जरूर आनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने महाराष्ट्र, बिहार और सुशांत सिंह राजपूत के पिता को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने पटना से मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की जो गुहार लगाई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रतिभाशाली एक्टर की मौत हुई है। मुख्य मुद्दा यह है कि केस की जांच का जुरिडिक्शन क्या है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में 12 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में पिछले 36 घंटे से गहरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अब एक आरोपी को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस की माने तो आरोपी ड्रग एडिक्ट है। उस पर पहले से ही चोरी और अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को आरोपी के बारे में सीसीटीवी कैमरे से सुराग हाथ लगा था। गिरफ्त में आया आरोपी पहले भी आपराधिक वारदातों में जेल जा चुका है। हाल ही में जेल से वो बाहर आया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार होने के बाद वो आसपास के जगहों पर छिप रहा था। केस की पड़ताल में पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले आरोपियों की हिस्ट्री शीट को खंगाला था। इसके अलावा हाल ही में जमानत पर छूट कर आए चोर चक्कों की लोकेशन का भी पता लगाया। सीसीटीवी, पड़ोसियों से पूछताछ और 100 से ज्यादा संदिग्धों से बारी बारी पूछताछ के बाद जांच की सुई इस आरोपी पर आकर टिकी। हालांकि पुलिस की थ्योरी अभी सवालों के घेरे में बनी हुई है। उधर चीन के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अपनाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट के मालिकों के साथ किसी भी लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य कंपनी के नहीं खरीदने की सूरत में देश में टिकटॉक को बैन करने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा भी तय की है। उन्होंने इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार शाम को की चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट को 45 दिन के अंदर बैन किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले सीनेट ने एकमत से अमेरिकी कर्मचारियों के टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करने वाले आदेश को अपनी अनुमति दी थी। बैन के आदेश पर साइन के बाद अब ट्रंप ने कहा कि ये बैन जरूरी है क्योंकि अविश्वसनीय ऐप जैसे टिकटॉक से डेटा का इकट्ठा किया जाना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेटा के कलेक्शन से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अमेरिकी लोगों के निजी और स्वामित्व संबंधी जानकारी तक पहुंच हो सकती है। इससे चीन अमेरिका के संघीय कर्मचारी और ठेकेदारों के स्थानों को ट्रैक करने की अनुमति मिल जाती है। यही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी निजी सूचनाओं का ब्लैकमेल करने के लिए डॉजियर बना सकती है और कॉर्पोरेट जासूसी भी करा सकती है।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज पुण्यतिथि है। महान विचारक और कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने देश के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर ने कई बेहतरीन और प्रेरणादायक विचार दिए थे जो आज की पीढ़ी को जीने की राह दिखाते हैं। वे एक ऐसे कवि थे जिनकी लेखनी 3 देशों के राष्ट्रगान का प्रेरणा स्रोत बनी। एक महान कवि जो जन जन का कवि था, बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, लेखनी जिसकी सामाजिक कुठाराघात पर चोट करती थी। यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे महान साहित्यकार और देश को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले महान शख्सियत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनका 7 अगस्त 1941 को निधन हुआ था। उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। इनकी रचना और इनकी लेखनी हमेशा लोगों को प्रेरित करती है। टैगोर ने बांग्ला भाषा में जनगण मन लिखा था, जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी उन्हीं की कविता से ही लिया गया था। साहित्य के अलावा चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में भी महारत रखने वाले टैगोर की गीतांजलि, चोखेर बाली, गोरा घरे बाइरे ऐसी रचनाएं रही हैं जो कि काफी चर्चित हुई। उनकी कई रचनाओं पर फिल्में भी बनी हैं। और अब बात करेंगे देश में कोरोना संक्रमण की, जो कि हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 62,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 20 लाख से ज्यादा है। इसमें 41,585 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 13,78,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2 करोड़ 27 लाख से ज्यादा सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है और गुरुवार यानी कल 6,39,000 टेस्ट किए गए। अगस्त की शुरुआत से ही देश में हर रोज सामने आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है। 1 अगस्त को 57,000 से ज्यादा, 2 अगस्त को 54,000 से ज्यादा, 3 और 4 अगस्त को 52,000 से ज्यादा और 5 अगस्त को 52,000 से ज्यादा दोबारा से और 6 अगस्त को 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वैसे तो देश में कोरोना के 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में हैं। अकेले महाराष्ट्र में 1,46,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 82,000 से ज्यादा, कर्नाटक में 75,000 से ज्यादा, तमिलनाडु में 53,000 और उत्तर प्रदेश में 43,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी अपडेट के लिए जनसत्य न्यूज से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।